नमस्कार, स्वागत है आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत को एनएसजी की सदस्यता मिलने का भरोसा, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा। चीन विरोध में नहीं, समर्थन हासिल करने में होंगे कामयाब। आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं, भारत की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। विदेश मंत्री का बयान, पठानकोट हमले में ठोस कदम उठाए पाकिस्तान। कर्नाटक सरकार में बड़ा फेरबदल, सिद्धरामैया ने 14 मंत्रियों को किया बाहर, 13 नए चेहरे कैबिनेट में शामिल। इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, सेंट्रल जावा में 35 लोगों की मौत, कई लापता, हजारों घर पानी में बहे, युद्ध स्तर पर राहत अभियान जारी। और भारत जिम्बाब्वे T20 का दूसरा मैच आज, सीरीज में बने रहने के लिए जीत जरूरी। पहले मैच में भारत को मिली थी हार। खबरें विस्तार से। भारत को उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक एनएसजी की सदस्यता मिल जाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि चीन भारत की सदस्यता के खिलाफ नहीं है। उन्होंने चीन का समर्थन मिलने का भरोसा जताया। साथ ही विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पठानकोट आतंकी हमले के मामले में ठोस कार्रवाई करने की भी नसीहत दी। भारत और पाकिस्तान की विदेश सचिव स्तर की बातचीत के संबंध में उन्होंने कहा कि ये रद्द नहीं की गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर विदेश मंत्रालय की उपलब्धियां बताने के लिए मीडिया से रूबरू हुई। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत इस साल के आखिर तक एनएसजी सदस्य बन जाएगा। उनके मुताबिक इसके लिए माहौल भी बन रहा है। विदेश मंत्री ने साफ किया कि चीन एनएसजी की सदस्यता को लेकर भारत का विरोध नहीं कर रहा, वो प्रक्रिया के मापदंडों की बात कर रहा है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना भारत की सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा। चाइना क्राइटेरिया, प्रोसेस आदि की बात कर रहा है। 23 तारीख में समय है और हम आशावादी हैं कि हम चीन को भी इसमें मनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कंसेंसस बन रहा है और शायद कोई देश उस कंसेंसस को ना तोड़े और इस बार एनएसजी की मेंबरशिप हमें मिल जाए। पाकिस्तान के साथ संबंधों के मामले में उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ हर मुद्दे पर बातचीत के लिए राजी है, लेकिन आतंक और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। भारत पठानकोट पर पाकिस्तान की ओर से ठोस कार्रवाई के इंतजार में है। हम हर मुद्दे को वार्ता से हल करना चाहते हैं। दूसरा, पर वार्ता के पक्षकार केवल 2 होंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और तीसरा, आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। इसलिए उनकी तरफ से कोई भी अच्छी ठोस कार्रवाई हो जाए, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने साफ किया कि दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द नहीं हुई है और पाकिस्तान ने एनआईए के दौरे का प्रस्ताव खारिज नहीं किया है। विदेश मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार की कोशिशों से 2 सालों में देश में $55 अरब का विदेशी निवेश हुआ है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत ने अब तक शराब कारोबारी विजय माल्या और आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन से संपर्क नहीं किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि इस बारे में प्रवर्तन निदेशालय को कुछ जरूरी दस्तावेज विदेश मंत्रालय को मुहैया कराए जाने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि माल्या के मामले में ईडी ने विदेश मंत्रालय के पास प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा था, लेकिन कुछ बदलाव सुझाए गए थे और जांच एजेंसी की तरफ से जवाब अभी नहीं आया। वहीं ललित मोदी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जरूरी दस्तावेज नहीं भेजे हैं। हालांकि विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों मामलों में प्रत्यर्पण अनुरोध मिलते ही उन्हें ब्रिटेन भेजा जाएगा। विजय माल्या और ललित मोदी की प्रवर्तन निदेशालय को हवाला मामले की जांच में तलाश है और एजेंसी ने इंटरपोल से दोनों के खिलाफ वैश्विक गिरफ्तारी वारंट जारी करने की भी मांग की है। विजय माल्या के संबंध में उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन उसको हमारे सीपीबी डिवीजन ने एग्जामिन करके उसमें कुछ चेंजेस सुझाए हैं, जो हमने वापस ईडी को भेजी है। जैसे ही ईडी से हमें वो पत्र मिल जाएगा, हम वो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भी आगे भेजेंगे। जहां तक ललित मोदी का सवाल है, अभी ईडी ने हमको एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी नहीं, जिस दिन भेजेंगे हम उसको आगे भेज देंगे।
और इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल कर 14 मंत्रियों को हटा दिया है और 13 नए सदस्यों को शामिल किया। राजभवन में रविवार को एक समारोह में राज्यपाल वाजूभाई वाला ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें 9 कैबिनेट स्तर के और 4 राज्य मंत्री हैं। इस फेरबदल के साथ ही मंत्रियों की संख्या 33 हो गई है, जो संवैधानिक सीमा से एक कम है। तनवीर सैद के थिमप्पा, रमेश कुमार, वासवराज गया रेड्डी, HY मेती, SS मल्लिकार्जुन, MR सीताराम, संतोष लाड और रमेश जरकीहोली को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि प्रियांक खड़गे, रुद्रप्पा लमनी, ईश्वर खंद्रे और प्रमोद माधवराज को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हटाए गए मंत्रियों में कमरूल इस्लाम, शामनुर शिवशंकरप्पा, श्री श्रीनिवास प्रसाद, MH अम्बरीश, विनय कुमार सोरांके, सतीश जारकीहोली, बाबूराव चिंचानसूर, शिवराज संगप्पा, तांगदागी, SR पाटिल, मनोहर तहसीलदार, के अभय चंद्र जैन, दिनेश गुंडू राव, किमाने रत्नाकर, PT परमेश्वर नाइक शामिल हैं। हालांकि फेरबदल के बाद हटाए गए कुछ मंत्रियों का असंतोष खुलकर सामने आ गया। उनके समर्थक हिंसा पर उतारू हो गए। उधर मंत्री बनने की उम्मीद लगाए कई विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ देने की धमकी दी है। सिने अभिनेता रहे अमरीश समर्थकों ने बंगलुरु मैसूर राजमार्ग के मंड्या जिले में जाम कर दिया, तो मल्लिका गुत्तेदार और कमरूल इस्लाम समर्थक कालबुर्गी में तोड़फोड़ पर उतर आए और पथराव किया। इस बीच ST सोमशेखर ने यह दावा किया है कि 8 विधायक विरोध में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पार्टी में किसी तरह के असंतोष से इनकार किया है। और उत्तर प्रदेश के कैराना से पलायन पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर इसमें सच्चाई है तो राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने संतों के एक दल को कैराना भेजा है। पलायन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को 5 संतों के जांच दल को कैराना भेजा है। उन्होंने स्थानीय लोगों से मिलकर इलाके में बड़े पैमाने पर हुए पलायन की वजह जानने की कोशिश की। संतों का दल इस मामले में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। पलायन की खबरों पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर इसमें सच्चाई है तो उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। इससे पहले बीजेपी के नेताओं के दल ने कैराना का दौरा किया था और पलायन के लिए खराब कानून व्यवस्था को जिम्मेदार बताया था। वहीं वाम दलों समेत 5 पार्टियों के नेता भी कैराना का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने एक सूची जारी कर आरोप लगाया था कि कैराना कस्बे से एक खास समुदाय के लोग पलायन कर रहे हैं, जिसके बाद इस मामले में सियासत गर्मा गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि NDA सरकार लगातार देश के विकास में जुटी है और सरकार बीते 2 साल से भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है। जेटली का कहना है कि सरकार की नीतियों से भारत की विदेशों में साख बढ़ी है। मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है। NDA सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर रविवार को भारत विकास पर्व कार्यक्रम में पंजाब के भटिंडा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीजेपी और अकाली दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी मौजूद थे। वित्त मंत्री ने कहा कि NDA सरकार की नीतियों से देश का लगातार तेज विकास हो रहा है और दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। कि पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹ रूरल एरियाज पिंडां ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। अरुण जेटली ने कहा कि सरकार किसानों और ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए विशेष जोर दे रही है और इसमें राज्यों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। राज्यों को पहले से ज्यादा आर्थिक मदद भी दी जा रही है। हर सूबे ਨੂੰ जो कांग्रेस वेले सेंटर तो मिलता सी 2 गुना 3 गुना उस रकम ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ताकि सारा थल्ले जाकर सूबिया दी सरकारां उत्थे काम कर सकन, लोगों की गरीबां की मदद कर सकन। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने पूर्व की यूपीए सरकार की नाकामियां भी गिनाई, साथ ही कांग्रेस पर विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। अरुण जेटली ने एक दिन के पंजाब दौरे में
कई और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने यह साफ किया है कि एमसीजीएम और 9 अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन किसी तरह का असंतुलित गठबंधन बर्दाश्त नहीं होगा। शिवसेना के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बीएमसी चुनाव की बात छेड़ी, कार्यकर्ताओं ने कोई गठबंधन नहीं का शोर मचाना शुरू कर दिया। उद्धव ने गठबंधन पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि हम गठबंधन तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन गठबंधन हमारे आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं होगा। सीपीएम की शीर्ष निर्णायक समिति यानी कि सेंट्रल कमेटी की दिल्ली में बैठक चल रही है। बैठक के दूसरे दिन रविवार को नेताओं ने पार्टी की भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की। इस बैठक में पोलित ब्यूरो के 16 सदस्यों समेत 100 से ज्यादा सदस्यों ने शिरकत की। इनमें पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार और पूर्व महासचिव प्रकाश करात शामिल थे। बैठक में पश्चिम बंगाल, केरल समेत 5 राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर समीक्षा की गई। खासतौर पर बंगाल में पार्टी को मिली करारी हार की वजहों को लेकर मंथन किया गया। मई में हुई पोलित ब्यूरो की बैठक में बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी नेताओं में मतभेद की बात सामने आई थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन को पार्टी ने राजनीतिक सिद्धांत के खिलाफ माना था। हालांकि टीएमसी के खिलाफ विपक्ष की मजबूती के लिए कांग्रेस के साथ रिश्ते बरकरार रखने की बात कही गई थी। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। 46वें जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जल्द से जल्द राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की कमान सौंपे जाने की वकालत की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में राहुल गांधी पर अध्यक्ष बनने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पार्टी में कुछ लोगों की राय है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले ही राहुल गांधी की ताजपोशी की जाए। संकट काल है कांग्रेस के लिए, ऐसे में ही नौजवान लीडरशिप की जरूरत है और वह उसमें सफल होंगे। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का खास प्रसारण सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को आयोजित होने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश और दुनिया भर में तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली से लेकर लंदन तक और मेलबर्न से लेकर न्यूयॉर्क तक हजारों योग प्रेमी योग दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। योग दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चंडीगढ़ में होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। योग दिवस को लेकर देश भर के लोगों में खासा उत्साह है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर 2014 में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का विचार रखा गया था, तब उन्हें दुनिया भर में इसके इतना लोकप्रिय होने की उम्मीद नहीं थी। When I outlined a vision for an international yoga day in September 2014 at the United Nations General Assembly,
even I did not anticipate the enormous enthusiasm for the occasion from all corners of the world. इस बीच रविवार को योग दिवस के सिलसिले में जगह जगह रिहर्सल कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व में हजारों लोगों ने शिरकत की। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी के जमाने में आध्यात्मिकता और साथ ही साथ सात्विकता और साथ ही साथ अनुशासन जीवन में और योगा के द्वारा ये सब मिलने का संभावना है। इसलिए आप इसी काम को आगे बढ़ाते रहिए। इधर पाकिस्तान से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक योग दिवस की धूम मची है। दुनिया के कई देशों में रविवार को इस सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जाट आरक्षण की मांग को लेकर 5 जून से शुरू हुआ आंदोलन का दूसरा चरण रविवार को खत्म हो गया। हरियाणा सरकार और यशपाल मलिक की अगुवाई वाली अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बीच 10 सूत्रीय समझौते के बाद ये फैसला लिया गया। जाट नेताओं ने मांग की है कि पिछले आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें वापस लिया जाए, जेल में बंद लोगों को रिहा किया जाए, साथ ही विधानसभा में जाटों के आरक्षण से जुड़े कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि कोर्ट उसे खारिज न कर सके। जाट नेताओं ने इसके लिए हरियाणा सरकार को 31 अगस्त तक की मोहलत दी है। जाट नेताओं ने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो वो अपना आंदोलन फिर से शुरू कर देंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में कल शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर अवंतीपुरा के लड्डू इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने गोलियां चलाईं, जिसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। अधिकारी के मुताबिक मारे गए आतंकी की पहचान और समूह के बारे में पता किया जा रहा है। बिहार के औरंगाबाद जिले में माओवादियों की ओर से किए गए लैंड माइन्स विस्फोट में कोबरा जवान शहीद हो गया और 2 बुरी तरह से घायल हो गए। घात लगाकर बैठे माओवादियों ने सर्च ऑपरेशन से लौट रहे कोबरा के जवानों को निशाना बनाया और लैंड माइन्स विस्फोट कर दिया। इसमें एक जवान की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 घायल जवानों को इलाज के लिए पटना लाया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर नए सिरे से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और 20 उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए आज से 48 घंटों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने रविवार को सभी तैयारियां पूरी होने के बाद इसकी अनुमति दे दी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 जून को एकल मिशन में रिकॉर्ड 20 उपग्रहों के प्रक्षेपण किया जाना है। इन उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-34 का इस्तेमाल किया जाएगा। इन उपग्रहों में भारत का भू सर्वेक्षण अंतरिक्ष यान कार्टोसैट 2 शामिल है। इनका प्रक्षेपण 22 जून को सुबह 9:26 पर किया जाएगा। इन उपग्रहों में स्वदेशी कार्टोसैट 2, 2 निजी विश्वविद्यालयों के उपग्रहों के अलावा 17 विदेशी उपग्रह शामिल हैं। इन सभी उपग्रहों का कुल वजन 1288 किलोग्राम है। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका और कनाडा के 2 उपग्रह शामिल हैं। इसके अलावा जर्मनी और इंडोनेशिया के उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जाएंगे। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में लोग गर्मी और उमस से बेहाल हैं। रविवार को कुछ जगह हल्की बारिश के बावजूद पारा औसतन 40 डिग्री से ऊपर ही रहा। राजधानी दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान का श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म इलाका रहा। यहां अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के ही चुरू में अधिकतम तापमान 44 डिग्री था, जबकि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 40.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने यह कहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून तकरीबन पूरे बिहार में फैल गया है और इसकी तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। इंडोनेशिया की सेंट्रल जावा में अचानक आई बाढ़ से 35 लोग मारे गए, कई लोग लापता हैं। यहां पर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम चल रहा है।
बाढ़ की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड के चलते सड़कें बंद हो गईं। बचाव कर्मी गांव में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों घर पानी में बह चुके हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। इसमें सेना, पुलिस, गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवकों की मदद ली जा रही है। Ramalan BMKG kemarin kan 3 hari ya, itu akan terjadi hujan yang sangat besar sampai dengan tanggal 20. Jadi kemungkinan masih dengan sampai besok itu terjadi. Nah, sekarang kita waspada ke warga masyarakat dulu. Yang penting. और ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि 23 जून को जनमत संग्रह में अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ से निकलने का विकल्प चुनता है तो ये एक बड़ी गलती होगी। कैमरन ने चेतावनी देते हुए कहा कि इससे जो अनिश्चितता बनेगी वो 1 दशक तक कायम रह सकती है। यूरोपीय संघ समर्थक ब्रिटिश सांसद जो कॉक्स की हत्या पर कैमरन ने कहा कि हमें नफरत से दूर रहना सीखना होगा। और तुर्की के सीमा सुरक्षा बलों ने 11 सीरियाई शरणार्थियों को मार गिराया है। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। घटना शनिवार देर रात की है जब इन लोगों ने सीरिया से तुर्की में घुसने की कोशिश की। मारे गए लोगों से ज्यादातर एक ही परिवार के हैं। इधर तुर्की ने कहा है कि सुरक्षा कर्मियों ने सिर्फ चेतावनी के लिए गोलियां दागी थी। मृतक सीरिया में जारी हिंसा के बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। रूस में रविवार को हुई नौका दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। घटना उत्तर पूर्वी रूस के कैरेलिया की है। यहाँ पे साइमाज़ेरो झील में पर्यटकों से भरी 2 नौकाएं अचानक आए तूफान की चपेट में आ गई। पुलिस के मुताबिक 50 पर्यटकों का ये दल झील घूमने आया था। नौकाएं डूबने की खबर पर राहत कर्मी पहुंचे। 12 लोगों को बचा लिया गया जबकि 5 को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मरने वालों में ज्यादातर स्कूली बच्चे हैं। और अब खेल की खबर। भारत जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। शुरुआती मैच में शिकस्त का सामना करने वाली टीम इंडिया सीरीज में बने रहने के लिए हर हाल में जीत चाहेगी। पहले T20 मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 2 रनों से हरा दिया था। जिम्बाब्वे दौरे पर यह भारत की पहली हार थी। इससे पहले टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। पहले T20 मैच में आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 8 रनों की दरकार थी। कप्तान धोनी के क्रीज पर होने के बावजूद भारत मैच जीतने में नाकाम रहा। सीरीज में पहली बार चुनौती मिलने पर टीम इंडिया के खिलाड़ी दबाव में आ गए हैं। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। भारत को NSG की सदस्यता मिलने का भरोसा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, चीन विरोध में नहीं, समर्थन हासिल करने में होंगे कामयाब। आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं, भारत की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। विदेश मंत्री का बयान, पठानकोट हमले में ठोस कदम उठाए पाकिस्तान। कर्नाटक सरकार में बड़ा फेरबदल। सिद्धरामैया ने 14 मंत्रियों को किया बाहर। 13 नए चेहरे कैबिनेट में शामिल। इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही। सेंट्रल जावा में 35 लोगों की मौत, कई लापता, हजारों घर पानी में बहे। युद्ध स्तर पर राहत अभियान जारी। और भारत जिम्बाब्वे T20 का दूसरा मैच आज। सीरीज में बने रहने के लिए जीत जरूरी। पहले मैच में भारत को मिली थी हार। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।